केरला में कोरोना एक बार फिर तेज गति से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में पूरे देश में कोरोना जितने केस आए हैं उसमें से 64% केस जो हैं वो मात्र केरला से हैं। केरला में 173 लोगों की जान भी चली गई है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों अचानक केरला में कोरोना का विस्फोट हो रहा है। वो राज्य जिसको एक मॉडल राज्य के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा था पहली और दूसरी लहर में। इसका जवाब सीधा सीधा है कि ओणम में जो भीड़ आई उस पर कोई रोक टोक नहीं। इसका जवाब है मुहर्रम के लिए निकली जो भीड़ थी उस पर कोई रोक टोक नहीं। केरल में मुहर्रम और ओणम दोनों जोर शोर से मनाया गया। इससे पहले आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी ईद के टाइम पर कहा था कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, पर हम इस पर कोई ऑर्डर अभी नहीं देंगे क्योंकि ईद तब तक बिल्कुल सर पर आ गई थी। और इसी के बीच जिस तरीके की तैयारियों में लोग बाहर निकले इन पूरे त्योहारों की तैयारियों में, मार्केट में भीड़ खूब दिखाई पड़ी, बाजारों में भीड़ खूब दिखाई पड़ी। नतीजा यह हुआ कि केरला में जो अब केस बढ़ रहे हैं वो पूरे देश के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अपनी रिपोर्ट। कोरोना की बेकाबू रफ्तार सिर्फ केरल में 24,000 के पार। देश भर में कम हो रहे कोरोना मामलों के बीच केरल में वायरस के नए मामलों की संख्या एक बार फिर बेकाबू हो गई। केरल में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के नए केस ने पिछले 3 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। केरल में 24,296 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए, जबकि जानलेवा वायरस की वजह से 173 लोगों की मौत हो गई। केरल में संक्रमण फुल स्पीड में क्यों है, अब इसके पीछे की वजह जान लीजिए। पूरे देश भर में 23 तारीख को ओणम का त्योहार मनाया गया। ओणम को लेकर केरल में लोगों को सरकार की तरफ से छूट दी गई। कोच्चि में लोगों ने ओणम का त्योहार मनाया। मंदिरों में लोगों की भीड़ जुटी। एर्नाकुलम में भी बाजार खुले। बाजार में लोग त्योहार की शॉपिंग करते दिखे। ओणम के मौके पर तिरुवनंतपुरम के बाजारों में भीड़ दिखी। लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामले बढ़े हैं। केरल में बढ़ते कोरोना के ग्राफ को काफी चिंताजनक माना जा रहा है। 23 अगस्त को केरल में ओणम का त्योहार मनाया गया। त्योहार के दौरान बाजारों में उमड़ी भीड़ और बढ़ती गई लापरवाही को बढ़ते कोरोना की वजह माना जा रहा है। केरल में पिछले 3 दिनों में कोरोना के केस कैसे बढ़े, कितने ठीक हुए और कितनी मौत हुई, ये आपको समझाते हैं। 22 अगस्त को केरल में 10,402 नए केस आए थे। 23 अगस्त को ये बढ़कर 13,383 हो गए, जिसके बाद 24 अगस्त यानी कल ये दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर 24,296 हो गए। केरल में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 22 अगस्त को 25,586 थी, 23 अगस्त को 21,942, वहीं 24 अगस्त को ठीक होने वालों की संख्या 19,349 हो गई। इसके अलावा 22 और 23 अगस्त को 66 और 90 लोगों की कोरोना से मौत हुई। 24 अगस्त को मरने वालों की संख्या में तेजी आई और आंकड़ा 173 पहुंच गया। अब बात केरल में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 3 जिलों की। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा केस एर्नाकुलम जिले में आए। यहाँ 3,149 नए संक्रमित मिले। त्रिशूर में नए संक्रमितों की संख्या 3,040 रही। वहीं कोझिकोड में 2,875 नए संक्रमित मिले। पहले ईद में ढिलाई और अब ओणम के त्योहार में छूट। त्योहारों के वक्त बाजारों में लगने वाली भीड़ कोरोना को न्योता दे रही है। देश तीसरी लहर के मुहाने पर खड़ा है। देश में अभी दशहरा और दिवाली जैसे त्योहार आने हैं। ऐसे में अगर कोरोना के नियमों की अनदेखी करती भीड़ बाजारों में फिर जुटी तो ये कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को और कमजोर कर सकता है। ये एक आपको सिर्फ बताने के लिए था कि किस तरीके से केरला में जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैं एक और तरीके से आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से केरला पूरी तरीके से मुसीबत बना हुआ है पूरे देश के लिए। और वो मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि वहां पर जो ढिलाई बरती गई उससे केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अब आपको पिछले 3 महीने के जो आंकड़े हैं उनके जरिए समझाते हैं कि कैसे देश के मुकाबले केरला के केसेस जो हैं वो किस तरीके से खड़े हुए हैं। 20 जून की अगर हम बात करें तो देश में 53,439 केस थे और केरला में उस समय 11,647 केस थे। ये 20 जून की बात है। एक महीना आगे आ जाइए, 20 जुलाई पे ले चलते हैं। देश में 42,015 केस थे। केरला में उस दिन 16,848 केस दर्ज हुए। अब आइए 20 अगस्त, देश में 34,457 केस, केरला में 20,222 केस।
आधे से ज्यादा केसेस जो हैं वो अकेले केरला से आ रहे हैं। आपको इससे कम से कम ये समझने को जरूर आसानी मिलेगी कि किस तरीके से केरला में जो लगाम है केसेस की उस पर कंट्रोल नहीं लगाया जा पा रहा है। अब केरला का हाल आपने जरूर देखा, ये एक चिंता का विषय हम सबको सोचना होगा कि ऐसा और देश के किसी हिस्से में ना हो। अभी भी जो वार्निंग्स हैं वो एक तीसरी लहर की वार्निंग्स हैं, वो अभी तक पूरी तरीके से गई नहीं है। अब बात करते हैं कोरोना और बच्चों के लिए जो स्कूल खुलने वाले हैं उसके बारे में। देश के कई राज्यों में स्कूल खोल दिए गए हैं, कई राज्यों में स्कूल खुलने वाले हैं, लेकिन बच्चों में बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर यही सवाल आता है कि क्या इस समय स्कूल खोलना सुरक्षित है या बच्चे कब तक घर पर रह सकते हैं। जिन राज्यों ने स्कूल खोल दिए हैं वहां पर जहां जहां कोरोना के केसेस आए उन्होंने दोबारा वहां पे स्कूल बंद करे, कुछ और सोचने की कोशिश करी। जिन्होंने अभी स्कूल खोले नहीं हैं वो अब इस फैसले को पूरी तरीके से लागू करना चाहते हैं। पूरे देश में अब ये बहस चल रही है कि क्या बच्चों को वापस स्कूल भेजना सुरक्षित होगा। इस बीच दिल्ली में भी स्कूल खोलने की तैयारी है। देश में कोरोना के मामलों में कमी आई है। ऐसे में कोरोना मामलों के कारण बंद किए गए स्कूल अब धीरे धीरे करके खुलने शुरू हो गए हैं। कई राज्यों में पढ़ाई के लिए स्कूल खुल गए हैं, तो कई राज्यों में 1 सितंबर से स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। सबसे पहले उन राज्यों की बात जहां 1 सितंबर से स्कूल खुलेंगे। उत्तर प्रदेश में पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक स्कूल खुलने वाले हैं। तेलंगाना में भी सभी स्कूल कॉलेजेस को 1 सितंबर से फिर से खोलने की मंजूरी मिल गई है। पुदुचेरी सरकार ने भी सभी स्कूल और कॉलेजों को 1 सितंबर 2021 से खोले जाने की अनुमति दे दी है। इसी बीच दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां स्कूल खुलने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो अभी इस मामले पर विचार कर रहे हैं। दूसरे स्टेट से एक्सपीरियंसेस आए वो थोड़े से मिक्स्ड से हैं। सो अभी भी सिचुएशन के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, बिकॉज बच्चों के साथ किसी भी तरह का हम लोग वो नहीं लेना चाहते। हम भी जल्दी से जल्दी स्कूल खोलना चाहते हैं। तो जब भी कोई इस बारे में अगला निर्णय होगा हम आपको बताएंगे। ज्यादातर राज्यों ने स्कूल खोलने का फैसला तो ले लिया है, लेकिन चिंता बच्चों की सेहत को लेकर है। 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए जाइडस कैडिला का ZYCOV-D को DCGI ने इमरजेंसी यूज की मंजूरी तो दे दी है, लेकिन अभी इसके तीसरे फेज का ट्रायल पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में ये वैक्सीन स्कूल जाने वाले बच्चों पर कितनी कारगर रहने वाली है, इस बारे में डॉक्टर्स की अलग अलग राय है। फेज 1, फेज 2, फेज 3 हमने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, बट जब तक पब्लिक डोमेन में कोई डेटा ना आ जाए तब तक जो है इस पे कमेंट्स करना कि कितना फ़ायदा होगा नुकसान होगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। नहीं मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही फ़ायदा करेगा, नहीं मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही नुकसान करेगा, क्योंकि एविडेंस पे बातें करनी चाहिए। स्कूल खुलेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रीगेट करेंगे, मिलेंगे वहाँ, और ट्रांसमिशन का चांस और बढ़ेगा क्योंकि वो इकट्ठे होंगे। और सिर्फ कोविड नहीं, बाकी और बीमारियों का भी उनको डेंजर है। अब एक माँ या बाप को क्या लेनी देनी कि उसका बच्चा केवल कोविड से ग्रस्त है या उसको कोई और बीमारी से ही फेटलिटी हो जाती है। अपना बच्चा सबको प्यारा है। स्कूल खुले तो बच्चों पर कोरोना का खतरा है, और नहीं खुले तो उनके भविष्य को खतरा है, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। बच्चे कोरोना के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में बच्चों के भविष्य का क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। पुलकित नागर के साथ हर्षा चांदवानी, टाइम्स नाउ, नवभारत। क्योंकि अब दिल्ली में स्कूल खुलने वाले हैं तो मैं आपको सीधे सीधे बताता हूं दिल्ली में भी कोरोना का हाल क्या है, क्योंकि ये सबसे बड़ा जरूरी फैक्टर होगा स्कूल खोलने से पहले। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में किस तरीके के केसेस रिकॉर्ड करे गए ये आपको दिखाते हैं। 22 अगस्त को जिस तरीके से आपने देख रहे हैं, इसको बंद कर देता हूं, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। ये जो 22 अगस्त को आप जो केसेस देख रहे हैं, कुल मिलाकर जो 24 केस आए, 56 लोग ठीक हुए, कोई मौत नहीं हुई भगवान की दया से। 17 केस 23 अगस्त को, 41 लोग ठीक हुए, कोई मौत नहीं। 24 अगस्त को केस थोड़े बड़े हैं, 151 केस आए हैं, 114 लोग ठीक हुए हैं, पर फिर भी मौतों का जो आंकड़ा है वो 0 पर ही है। ये सबसे ज्यादा अभी तक की
बढ़िया बात पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में देखने को मिल रही है। आपको साथ ही साथ मिलवाते हैं हमारे कुछ मेहमानों से, जिनसे इस बारे में और बात करेंगे कि कितना सेफ है इस समय बच्चों को स्कूल भेजना। डॉक्टर रजनीश कपूर हमारे साथ मिल रहे हैं मेदांता अस्पताल से। वो हमें बताएंगे कि किस तरीके की तैयारियों की करनी चाहिए। दीपक कुमार साहब हैं, कोविड टास्क फोर्स के मेंबर हैं, और साथ ही साथ आतिशी मारलेना हमारे साथ जुड़ रही हैं। आतिशी आम आदमी पार्टी की विधायक हैं, और दिल्ली में अगर एजुकेशन मॉडल की बात करें तो उसमें आतिशी का बहुत बड़ा योगदान है। दिल्ली का अगर एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं तो वो बहुत बारीकी समझती हैं और जुड़ी हुई हैं जो पूरा डिसीजन होगा कि किस तरीके से स्कूल्स खुलने चाहिए। आतिशी, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, आज हमने देखा कि जो आपने टास्क फोर्स बनाई थी उसने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। क्या दिल्ली सरकार अब पूरी तरीके से तैयार है स्कूल खोलने के लिए? देखिए अंकित जी, ये सवाल अब कई दिनों से पेरेंट्स की तरफ से भी, स्कूलों की तरफ से भी आ रहा है कि स्कूल खुलने चाहिए। और यही कारण था कि हमने कुछ दिन पहले एक ओपन कॉल की थी पेरेंट्स को कि वो हमसे शेयर करें कि वो स्कूल खुलवाना चाहते हैं। कि तकरीबन 68% पेरेंट्स आज के दिन में चाहते हैं कि स्कूल रीओपन होना चाहिए। इसके बाद डीडीएमए ने फैसला लिया था कि एक एक्सपर्ट कमेटी इस पूरे मैटर्स को बच्चों की हेल्थ एंड सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से, बच्चों के एजुकेशनल लॉस के पर्सपेक्टिव से इस मैटर को देखे। और आज सुबह ही उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया। रिपोर्ट मैंने पढ़ी नहीं है अभी, लेकिन मोटे तौर पे अगर कहें तो रिपोर्ट में शायद 2-3 ऐसी रिकमेंडेशन दी हैं कि एक, कि स्कूलों को अब खुलना चाहिए। दूसरा, कि स्कूलों को फेज वाइज खुलना चाहिए, पहले बड़ों बच्चों के लिए, उसके बाद छोटे बच्चों के लिए, एक्सेट्रा। और अगर हम आप इस सिचुएशन को दोनों हेल्थ और एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो देखिए, अगर हम हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखें तो दिल्ली में अब 2 महीने से ज्यादा से पॉजिटिविटी रेट 0.1% से भी कम। दैट मींस 100 में से सिर्फ एक व्यक्ति एक तरह से कोविड पॉजिटिव निकल रहा है। इतना कम पॉजिटिविटी रेट इतने लंबे समय तक, मुझे लगता है जब से ये पैंडेमिक की शुरुआत हुई है भारत में फ्रॉम अर्ली 2020, इतना लो पॉजिटिविटी रेट कभी भी हमने नहीं देखा। इसका शायद ये भी कारण है कि तकरीबन अब ऑलमोस्ट 70% दिल्ली की एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीन की कम से कम एक डोज अब मिल चुकी। तो ये तो एक हेल्थ पर्सपेक्टिव। सेकेंड, एजुकेशन लॉस भी एक बहुत सीरियस मुद्दा बनता जा रहा है। आपका एक टॉप 25% ऑफ पॉपुलेशन है जिसके पास डिवाइसेस का एक्सेस है, इंटरनेट एक्सेस है, जिनके लिए ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। लेकिन बहुत बड़ा तबका ऐसा है बच्चों का जिनको 1.5 साल से वर्चुअली कुछ भी एजुकेशन का एक्सेस नहीं मिलता। बिल्कुल। इन बच्चों के फ्यूचर पर अभी बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंस आने वाला है। अगर हम स्कूल्स खोल के उनको कैच अप लर्निंग उनकी कैसे कराएं, इस पे अब हम सीरियसली सोचते नहीं है। तो हम एक लॉन्ग टर्म सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे अगर अब हम स्कूल खोलने के बारे में नहीं सोचते। ठीक है आतिशी, मैं आपके पास वापस आता हूं क्योंकि और भी मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछनी है। कई सारे माता पिता इसको बहुत उम्मीद लगा देख रहे होंगे कि वो किस तरीके से, क्योंकि बच्चों के लिए डॉक्टर रजनीश कपूर साहब, एक बड़ा असमंजस है माता पिता के लिए कि वो बैलेंस जो है कि बच्चों की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, अभी तक वैक्सीन नहीं आई है, पूरा कोरोना का खतरा टला नहीं है, तीसरी वेव की हम बार बार बात सुनते रहते हैं, और उनका एजुकेशन लॉस, इसके बीच में बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है। किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए और क्या स्कूल अभी खुलने चाहिए? इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब आसान नहीं है ये तय करना सबके लिए, मैनेजमेंट के लिए, गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि स्कूल खोलना ही एक प्रयास या एक एफर्ट नहीं होगा। क्या बच्चे या पेरेंट्स उनको स्कूल भेजेंगे? दैट्स आल्सो अनदर थिंग व्हिच वी नीड टू फिगर आउट। सो आई थिंक पीछे भी हम ये बात करते रहे हैं, जो बच्चों में टीकाकरण है 12 से 18 साल में अभी एक सैंक्शन होने जा रहा है, अप्रूवल आया है, और मे बी इन नेक्स्ट 2-3 वीक्स इट मे स्टार्ट। मुझे लगता है वो थोड़ा और जल्दी स्टार्ट होता, और अभी तक अगर 50% बच्चे वैक्सीनेट हो चुके होते तो वो काफी हेल्पफुल रहता इस डिसीजन के पक्ष में जी। और अभी भी अगर हम उसको तेज गति से एग्जीक्यूट कर सकें इस डिसीजन को, जो 12 से 18 साल के बच्चे हैं, नाउ वी हैव अ वैक्सीन, ठीक है, और थोड़ा सा उसको जो रोड ब्लॉक्स हैं, जहाँ स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं, उनको तेज गति से वैक्सीन को उपलब्ध करा के जल्दी से बच्चों को लगवाया जाए, एंड देन आफ्टर फ्यू वीक्स ऑफ दैट, वंस दे हैव अ गुड एंटीबॉडी टाइटर, बिकॉज ये देखा गया वैक्सीनेशन के बाद दो हफ्ता के बाद एंटीबॉडी टाइटर बनना स्टार्ट हो जाता है।
जी। तो सबसे इजी और सबसे स्मूथ प्रोसेस तो वही होगा स्कूल खुलने के लिए, जहां बच्चे, पेरेंट्स और सभी मैनेजमेंट के लोग भी सिक्योर और सेफ फील करेंगे स्कूल खुलने के लिए। अगर उससे पहले स्कूल खुलने की बात है, आई एग्री विद द वर्जन प्रेजेंटेड हियर, क्योंकि मेंटल इश्यूज भी हो रहे हैं बच्चों के साथ, उनका एजुकेशन लॉस भी है, बट कहीं ना कहीं एक कंसेंसस अभी भी डेवलप नहीं हो पाया है। अगर उससे पहले सोचें तो आई थिंक 25% को करके ही सोचा जा सकता है। 25% बच्चे आए, अगले दिन उसके 25% बच्चे आए, इसी तरीके से ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। पर कुछ ना कुछ तरीका अब सोचना जरूर पड़ेगा, इसको और टाला नहीं जा सकता। कुछ ना कुछ तरीका और सोचना जरूर पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होगा उसके ऊपर बात हो सकती है। डॉक्टर दीपक कपूर, आप कोविड टास्क फोर्स में बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर केसेस फिलहाल बहुत कम हैं। क्या ये बिल्कुल सही समय है स्कूल खोलने का, और किस फॉर्मूले पर स्कूल खुलने चाहिए? मैं रोटरी इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं कोविड टास्क फोर्स पे, और हमारा ये विचार है कि एजुकेशन को सैक्रिफाइस करना किसी कारणवश भी खतरे से मुक्त नहीं है। हमारी अगर आज पॉपुलेशन बढ़ती है, या हेल्थ स्टेटस पुअर है, या नौकरियां नहीं है, इन सब के लिए इन द लॉन्ग टर्म एजुकेशन इज अ मस्ट। तो हमें जल्द से जल्द स्कूलों को खुलना चाहिए। और इसमें एक बात कहना चाहूँगा, परहैप्स जैसे वैक्सीन अवेलेबल हो, हमें स्कूलों में ही शिविर लगाने चाहिए, कैंप लगाने चाहिए, जहां पहले 12 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को बुलाया जाए, उनको इम्यूनाइज किया जाए। और जैसे अभी डॉक्टर कपूर ने कहा, वो 2 हफ्ते बाद फिर क्लासेस पे आ सकते हैं। इसी प्रकार स्टैगर करके अगर हम उन बच्चों को वहां बुला के स्कूलों में ही वैक्सीनेट करें, दैट कुड बी अ वे आउट, और उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा। आतिशी, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहता था, क्योंकि कई राज्यों में स्कूल खुल गए हैं, आप उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे होंगे। एक्सपीरियंसेस किस तरीके के अभी आपने देखे हैं जिन जिन राज्यों में स्कूल खुले हैं? क्योंकि कई जगह से, हिमाचल हो या हरियाणा, वहां से स्कूल खुलने के बाद कुछ स्कूल्स में कोरोना से प्रभावित हुए बच्चे, संक्रमित हुए बच्चे, तो आपका क्या एक्सपीरियंस अभी तक आप लोग उसमें से देख पाए हैं? कैसे आप एश्योर करेंगे कि पेरेंट्स अगर आप स्कूल खोलें तो उनके मन में कोई संशय ना रहे? देखिए अंकित, एक तो सबसे पहली बात यह है कि अगर स्कूल खुलते भी हैं तो एक तो उसका ये फैसला अभी फाइनल हुआ नहीं है, अभी तो हमारे पास टास्क फोर्स की रिकमेंडेशंस आई। अगर स्कूल खुलते भी हैं तो अभी बच्चों का आना कंपलसरी नहीं होगा, ओनली अगर फिर तो अभी दोनों मोड्स कंटिन्यू करेंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को घर पर रखकर ऑनलाइन एजुकेशन कंटिन्यू करवाना चाहते हैं, वो ऑप्शन भी मौजूद है। तो जिस तरह से अभी टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रही हैं, जो वो क्लासरूम में भी पढ़ाएंगे वो भी ऑनलाइन स्ट्रीम होता रहेगा फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन जो घर में बैठ के अपनी पढ़ाई को करना चाहते हैं। दूसरी बात, आई थिंक इंटरेस्टिंगली, एक्सपीरियंसेस सिर्फ देश के अपने राज्यों के नहीं है, हमारे पास अब दुनिया भर के एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं। ये पैंडेमिक ने सिर्फ एक देश को नहीं असर किया है, पूरी दुनिया को किया। और अगर आप भारत उन देशों में से है, तकरीबन बहुत कम ऐसे देश बचे हैं जिन्होंने पोस्ट पैंडेमिक स्कूल रीओपनिंग नहीं की है। तकरीबन दुनिया भर में सभी देशों ने। आतिशी, आपसे संपर्क टूट रहा है, कुछ मुझे लगता है कनेक्शन का प्रॉब्लम है। कोशिश करते हैं उसको थोड़ा सुधारने की। आपसे संपर्क टूट रहा है, आवाज नहीं आ रही है, आपका फ्रेम भी फ्रीज हो रहा है, तो कोशिश करते हैं सुधारने की। पर डॉक्टर रजनीश कपूर, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये एक वाजिब चिंता जरूर है पेरेंट्स के लिए कि आप कैसे इंश्योर करेंगे कि सारे टीचर्स वहां पर वैक्सीनेटेड हों, कम से कम जितना स्कूल का स्टाफ है जो बसेस में उनको लेकर जाएगा। इन सब चीजों को जब तक एक पूरा प्लान नहीं सामने आएगा तब तक उनके लिए परेशानी रहेगी, क्योंकि कई जगह पे स्कूल खुले हैं और वहां पर केसेस कोरोना के रिपोर्ट हुए हैं। बिल्कुल, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एक नीजक रिएक्शन में अगर ये डिसीजन ले भी लिया जाता है, अभी स्कूल खोल दिए जाएं, तो मेरा
फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये है भी 90% बच्चे या पेरेंट्स कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस आएगा एंड दे वॉन्ट बी रेडी टू कम टू स्कूल एंड दे वुड लाइक टू कंटिन्यू विद ऑनलाइन क्लासेस until unless the major solution of the whole issue is vaccination. I'm telling you, हमें उस बारे में ही बात करना चाहिए और प्रेशर होना चाहिए गवर्नमेंट पे भी कैसे बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करें. I think we are already delayed by 3 or 4 months. Pfizer was there, we could have imported Pfizer और वो बच्चों पे लगाना शुरू कर चुके होते और एक पेस पकड़ के लगा दिया जाता क्योंकि वो एक सेपरेट सेगमेंट है. हाँ. उसको हम बाकी सेगमेंट से ओवरलैप मत करें. बच्चों का एक अलग सेंसस बने जो कि बहुत आसान है. स्कूल से ये देखा जाए कितने बच्चे हैं 12 साल से ऊपर 18 साल के बीच में, वो वैक्सीन स्कूल को प्रोवाइड किया जाए. बच्चे स्कूल में जाएं, वैक्सीनेट होकर वापिस आएं और दो हफ्ता के बाद दे आर रेडी टू अटेंड स्कूल. I think that is the easiest and smoothest method by which schools can reopen. लेकिन डॉक्टर साहब एक और डॉक्टर रजनीश कपूर एक और चिंता बच्चों जो पेरेंट्स के मन में है वो ये है कि कई सारे कुछ स्टडीज आई हैं कि जिन बच्चों को पूरी तरीके से जो बाकी टीके लगने होते हैं, BCG हो या बाकी जो प्रोटेक्शन के टीके होते हैं, जिनको वो नहीं लगा होगा उनको डायरेक्टली अगर आप ये लगा देंगे कोरोना वैक्सीन तो उससे उन्हें कुछ खतरा भी हो सकता है. क्या ऐसा भी कुछ चिंता है? तो ये जो सेगमेंट अभी हम ओपन करने जा रहे हैं 12 से 18 साल, उस सेगमेंट में ये प्रॉब्लम नहीं है. ये प्रॉब्लम उस सेगमेंट में है जहां हम 5 से 12 साल की बात करते हैं या 4 से 12 साल की बात करते हैं. 12 से 18 साल सेगमेंट में ये प्रॉब्लम नहीं है और वैक्सीन पूरी तरह सेफ है. यूएस में ऑलरेडी हम देख चुके हैं. आई डोंट थिंक उससे डरने का बात है. और एक सारी चीजों को हम जो भी डिस्कस करें, एक चीज को साथ साथ बहुत अच्छे रूप में मान के चलें भी, वैक्सीनेशन का प्रेशर इतना होना चाहिए, बच्चों को वैक्सीनेट करें ताकि बच्चों के स्कूल रीओपन हो. डॉक्टर दीपक कपूर, अब अंत में आपसे समझना चाहूंगा, कब तक उम्मीद आप लगाए बैठे हैं कि वैक्सीन अवेलेबल होंगी? अभी तक तो सिर्फ उसके ट्रायल्स चल रहे हैं और सरकार ने उसको इमरजेंसी यूज का अप्रूवल दिया है. तो कब तक ये अवेलेबिलिटी जमीन पर दिखाई पड़ेगी? देखिए, गवर्नमेंट अप्रूवल तो बहुत ज़रूरी है बिकॉज अपने बच्चों की सेहत को सेफगार्ड करना है. वी वांट टू इंश्योर कि इम्यूनाइजेशन से उनको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो. दूसरा पॉइंट ये है कि जल्द से जल्द जितनी वैक्सीन अवेलेबल हो, अगर शॉर्टेज है तो उसको भी इस्तेमाल किया जाए टीचर्स और बच्चों के लिए. ठीक है, क्योंकि हम शादियां करने को मांग आती है, बैंक्वेट हॉल्स खोलने की मांग आती है, होटल्स रेस्टोरेंट्स खोलने की मांग आती है, इंडस्ट्रीज ऑफिसेज की आती है. बट आई बिलीव कि एजुकेशन सबसे जरूरी काम है और उसको इस ऑल्टर पे सैक्रिफाइस नहीं किया जाता. बहुत जरूरी बात है ये कि जिस तरीके से बाकी मांग आती है, बच्चों के लिए पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है. उनका जो फ्यूचर है वो दांव पे लगा हुआ है. हम बात कर रहे थे इसी पर कि स्कूल खुलने चाहिए, अगर खुलने चाहिए तो कैसे खुलने चाहिए. हमारे साथ जो मेहमान जुड़े थे, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया. छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं लोकतंत्र पे इस समय, वापस आ रहे हैं. खबरें आपके सरोकार की लोकतंत्र पर जारी रहेंगी. जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं वो कितनी जरूरी होती हैं और लोकतंत्र में उन बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग किस तरीके से हमेशा लड़ते रहते हैं. शायद सरकारें भी सिर्फ उन बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए ही चुनते हैं. एक ऐसी ही सबसे बेसिक जरूरत पीने का साफ पानी की है. मतलब बिल्कुल जो आपकी मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें से सबसे जरूरी सुविधा है कि आपको पीने का साफ पानी मिले. साफ सिर्फ दिखने के लिए नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें आपको आर पार दिखाई पड़ रहा है तो वो साफ हो गया. वाकई में साफ पानी जो सेहत को खराब ना करे, आपको बीमार ना बनाए. दिल्ली देश की राजधानी है. यहां पर लैंडफिल साइट जो है, क्योंकि दिल्ली में कई लोग रहते हैं, कूड़ा बहुत इकट्ठा होता है, उसके आसपास अब लोग उन्होंने रहना शुरू कर दिया है. जो लैंडफिल साइट है जहां पर कचरा जमा कर सकते हैं, पूरे देश की राजधानी का जो कचरा है वो इकट्ठा करके जो आपके घरों से लेके जाया जाता है वो इन लैंडफिल्स में इकट्ठा कर दिया जाता है. उसके आसपास का जो ग्राउंड वाटर है वो पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुका है. सबसे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं. ये जो रिपोर्ट है वो दिल्ली के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है. इस रिपोर्ट में सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि किस तरीके से दिल्ली में जो लैंडफिल्स हैं, यानी कि कचरा इकट्ठे करने वाली जो जगहें हैं, उसके आसपास का जो पानी है, उस ग्राउंड वाटर जो है, उसका क्या हाल है. ये देखिए,
मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली की जो गाजीपुर लैंडफिल साइट है उसकी जो लोकेशन में लिमिट जो होनी चाहिए, यानी कि TDS MG1 की जो लिमिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए करीब 500, और वहां पर गाजीपुर डेयरी फार्म लेन नंबर 4 में अगर आप इसकी बात करें तो वहां पे 1370 इसकी लिमिट है। गाजीपुर लैंडफिल साइट के एंट्री गेट के पास 890। तो अब जो लिमिट होनी चाहिए थी TDS MG की वो होनी चाहिए थी, ये जो है मिलीग्राम जो है वो 500 होनी चाहिए थी, 1370 और 890 की उसमें है। क्लोरीन जो है, क्लोरीन की जो मात्रा होनी चाहिए थी 250 होनी चाहिए, ये जो रिकमेंडेड है 1540 और 1625 दो जो लोकेशन है वहां पर इसकी लिमिट जो है वो इतनी दिखाई गई। साथ ही साथ जो हार्डनेस है पानी की, जो पानी जैसे कहते हैं ना पानी का जो भारीपन होता है वो होना चाहिए 300, और गाजीपुर में 490 और 420 जो दो लोकेशन पे हमने टेस्ट कराया, जो DPCC की रिपोर्ट है उसका ये कहना है। यानी कि गाजीपुर के इलाके में अगर आप वहां रह रहे हैं तो आपको जो पानी की क्वालिटी मिल रही है वो बिल्कुल पीने लायक नहीं है। DPCC की रिपोर्ट जो बलसवा, क्योंकि दिल्ली के अंदर 3 बड़े लैंडफिल्स हैं, तो जो बलसवा का जो लैंडफिल है उसमें क्या हालात हैं। लिमिट 500 जैसे मैंने आपको पहले बताया था TDS MG की, अब ये बलसवा लैंडफिल साइट पर 5280 की लिमिट पर है। डेयरी जो बलसवा डेयरी है वहां पर 3330, क्लोरीन की 250 होनी चाहिए, 2390, कई 100 गुना ज्यादा, 1495 जो बलसवा डेयरी है वहां पर, और जो हार्डनेस है वो 300 होनी चाहिए, 1060 और 900 जो दो लोकेशन है बलसवा डेयरी के आसपास वहां पर पानी की स्थिति ये है। साथ ही साथ तो ये दो जो लैंडफिल साइट है ये DPCC की यानी कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल जो बोर्ड है उसकी ये रिपोर्ट है। तीसरी लैंडफिल साइट आसपास 1990 TDS की मात्रा, ओखला बस डिपो पे 2080 लैंड उसकी मात्रा 500 होनी चाहिए, क्लोरीन 250 होना चाहिए, 965 990 दोनों साइट पर, और हार्डनेस 300 जो होनी चाहिए, 1090 और 1150 ये DPCC की रिपोर्ट है, ये और किसी की नहीं, ये मतलब एक सरकारी संस्था है उसकी रिपोर्ट है। दिल्ली के अंदर जैसे मैंने आपको बताया 3 लैंडफिल साइट है, बलसवा का आपको हाल बताया, गाजीपुर का आपको हाल बताया, और साथ ही साथ आपको बताया कि ओखला के क्या हालात हैं। अब इन सभी तीनों साइट्स पर सबसे जरूरी है कि वहां पर पीने का साफ पानी किस तरीके से मुहैया कराया जाए, ये सबसे बड़ा एक सवाल है, और इस सवाल को हम उठाएंगे। इस सवाल पे हम एक रिपोर्ट भी आपके लिए लेके आते रहेंगे और दिल्ली सरकार से भी बात करेंगे कि क्यों ऐसा है कि यहां पर लोगों को बिल्कुल छोड़ दिया गया है अपने हाल पे। पर एक बड़ी खबर जो है इस वक्त की वो मैं आपको बताना चाहता हूं। दिल्ली से आपको अलीगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वहां पर एक जबरदस्त बवाल चल रहा है। मामला यूनिवर्सिटी के भीतर एक विवादास्पद पोस्टर का है। कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके निधन के बाद कुलपति तारिक मंसूर ने शोक जताया और उसके बाद कुलपति के खिलाफ पूरे AMU में पोस्टर लगा दिए गए। एक राजनीतिक व्यक्ति जिस प्रदेश में ये यूनिवर्सिटी मौजूद है वहां के कुलपति ने, एक शिष्टाचार है, एक औपचारिकता है, अपना शोक जताया, उसी के खिलाफ यूनिवर्सिटी के अंदर पोस्टर लगा दिए गए। कुछ छात्रों ने कल्याण सिंह को बाबरी मस्जिद का जो गिराई गई थी उसका दोषी मानते हुए उनके निधन पर कुलपति ने जो शोक जताया उसका विरोध किया, और ऐसे पोस्टर सामने आने के बाद अब पूरा एक राजनीतिक माहौल उत्तर प्रदेश में, आप ये बात मान लीजिए कुछ भी होगा गली में कूचे में AMU में कहीं पर भी, उसके अब राजनीतिक मायने लगेंगे, राजनीतिक पार्टियां कोशिश करेंगी कि उसका फायदा उठाया जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब इस पर सीधे सीधे एक जांच बैठाने की बात कर दी है। वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिनेश मौर्य ने इसे साजिश बताया और यह भी कहा कि इसकी एक जांच करी जाएगी। उत्तर प्रदेश में जो मंत्री हैं कैबिनेट में मोहसिन रजा, उन्होंने कहा कि इसके जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन सबसे पहले सुनिए छात्रों का इस पर क्या कहना है। AMU में जो छात्र हैं कुछ इसके पक्ष में हैं, कुछ इसके विपक्ष में हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे विवाद पर। देखिए, पोस्टर की जहाँ तक बात है, वाइस चांसलर साहब के खिलाफ जो पोस्टर लगाया है, जिसने लगाया है ये तो हमें नहीं पता है, हमारे इल्म में नहीं है कि ये पोस्टर किसने लगाया है। लेकिन पोस्टर में जो कंटेंट लिखा है आप उस पर गौर करें। कंटेंट में बिल्कुल साफ तौर पे वाज़ेह है कि कल्याण सिंह के लिए जो उन्होंने श्रद्धांजलि या फिर वो गम का इजहार जो किया है ये नाकाबिले बर्दाश्त है।
हमने कोशिश करने की बहुत कोशिश की कि पता चले कि कहाँ से है, कौन लगाया है, क्या ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं, कोई स्टूडेंट लीडर का नाम नहीं, किसी के साइन नहीं, वो नोटिस एकदम ब्लैंक है। तो कोई भी लगा सकता है, बाहरी भी हो सकता है और अंदरूनी भी हो सकता है। इसका फाइंड आउट करने का जिम्मेदारी जो होती है खोजबीन करने की, ये प्रॉक्टोरियल टीम की होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि हर जगह कैमरा है और उनको चेक करना चाहिए कौन लगा करके गया। इस प्रकार की मानसिकता सारे देश में कहीं ना कहीं काम कर रही है, चाहे वो JNU के अंदर भारत विरोधी नारे लगे हों, चाहे बंगाल की यूनिवर्सिटी में भारत विरोधी नारे लगे हों, भारत तेरे टुकड़े होंगे हिंसा इंशाअल्लाह। ये वास्तव में मोदी जी के विकास के रथ को रोकना चाहते हैं। इस देश में गरीबी हटाओ के नारे तो बहुत लोगों ने लगाए, पर गरीब की गरीबी किसी ने नहीं हटाई। मोदी जी की योजनाओं से गरीब की गरीबी हट रही, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हर गरीब का मकान बन रहा है, वो गरीब रामलाल हो या रमजान हो, सबके मकान बन रहे हैं। तो मोदी जी ने हमेशा गरीब की गरीबी देखी है और लोगों ने इस देश के अंदर धर्म के आधार पर और वोट बैंक के आधार पर राजनीति की है। तो मोदी जी का विकास का रथ दौड़ रहा है, पर उसको रोकने के लिए इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग अलग अलग शहरों में इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं, जिसको कि समाज कभी भी स्वीकार नहीं करेगा और ऐसे लोगों के चेहरे बेनकाब। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की मृत्यु को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक तमाशा बनाने की कोशिश की है, उसका भी विरोध होना चाहिए। और जो इस मृत्यु पर इतर राजनीति कर रहे हैं, उसका भी विरोध होना चाहिए। किसी को भी श्रद्धांजलि देने पर विरोध करना, ये कहां का न्याय है, कहां का समाज में कौन सा समाज कहता है? ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव पास आता चला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल का अपना काम नहीं गिना पा रही है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए, जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नफरत की राजनीति कर रही है। कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, कहीं पोस्टर लग रहे हैं। मतलब समाज को एक देखना ही नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी, किसी भी कीमत पे उसे सत्ता चाहिए। तो आपको पहले बताते हैं कि इस पोस्टर में जो लगा हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, कुलपति के तारिक मैसूर ने शोक जताया, उसके बाद इस पोस्टर में लिखा क्या था, क्यों इतने विवाद हो रहा है इस पूरे पोस्टर पे। तो इस पोस्टर पर लिखा था, वीसी का शोक व्यक्त करना शर्मनाक है, शोक जताकर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई, यूनिवर्सिटी की संस्कृति और परंपरा के खिलाफ कल्याण सिंह को बाबरी विध्वंस का दोषी बताया गया और शोक जताकर AMU की बिरादरी जो है उसको अपमानित किया गया है, ऐसा इस पोस्टर में लिखा हुआ था। अब इस पोस्टर की जांच होगी। अब उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी जो चीफ मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनका क्या कहना है इस पर, सुन लीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को रास न आया, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर शोक व्यक्त करना, उन्हें श्रद्धांजलि देना। हमारे साथ बात करने के लिए यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त मौजूद है। सर, इस पूरे मुद्दे को कैसे देख रहे हैं? पोस्टर चिपकाए जाते हैं यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के, विरोध दर्ज किया जाता है छात्रों द्वारा, यानी कि आप श्रद्धांजलि भी नहीं दे सकते क्या? देखिए, श्रद्धांजलि तो हर व्यक्ति दे सकता है, देना चाहिए। और जो वाइस चांसलर अलीगढ़ विश्वविद्यालय के हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि दिया है और उसको किसी भी दृष्टि से सब समाज में जो आचरण किया जाना चाहिए वही कहा जाता है। लेकिन जो विरोध करने वाले हैं उनकी घटिया मानसिकता का किस प्रकार से मैं आलोचना करूं, मेरे पास स्वयं शब्द छोटे पड़ जाते हैं। किसी को श्रद्धांजलि दिए जाने का विरोध करना, इससे घटिया आचरण कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। जो बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं और उनके मन में इस प्रकार की भावना, चूँकि कोई भी आया है इस धरती पर तो एक न एक दिन उसको जाना है, और जाने के बाद श्रद्धांजलि अर्पित करना ये एक, चाहे हिंदुस्तान हो और चाहे दुनिया का कोई देश हो, एक परंपरा रही है। और उसका विरोध करने की यह मानसिकता कहाँ से आई, यह विचार कहाँ से आया, या सोच कहाँ से आई, ये गंभीर चिंता का विषय। पिछड़े वर्ग के से आने वाले बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी थे, लेकिन वह तो सर्व समाज के लीडर थे और जननेता थे। लेकिन पिछड़े वर्ग की बात करने वाले श्री अखिलेश यादव जी का श्रद्धांजलि देने तक के लिए नहीं आना, आप उनके घर पे नहीं जाते, विधान भवन में उनका शव रखा गया था, वहाँ पर और भी दूसरे दलों के लोग आए, श्रद्धांजलि अर्पित किए। आप पार्टी कार्यालय नहीं आते, उनके घर नहीं आते, तो विधानसभा आ सकते थे, नहीं आए। लेकिन इससे मैंने कहा कि बाबूजी के कद पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन उनके ऊपर इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा, जो इस प्रकार से श्रद्धांजलि देने तक के लिए नहीं आए।
तो इस तरह का आचरण बेहद दुखद है। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव दहिया के साथ हर्षद जनवानी, टाइम्स नाउ, नव भारत। वाइस चांसलर साहब ने जो कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताया, यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों को यह रास नहीं आया और पोस्टर में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। हालांकि मामले को सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी के ने जिनका परिसर है वहां से पोस्टर तो हटा दिए गए, पर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। स्टाफ ने फौरन एक्शन लेते हुए तमाम यूनिवर्सिटी का दौरा किया और देखा, लेकिन कहीं भी उस तरीके के और भी पोस्टर लगे हुए हमको नहीं मिले, उन लोगों को नहीं मिले। लेकिन फिर भी एहतियातन हमने उस दिन रात में पूरी और चौकसी बढ़ा दी कि हो सकता है कि जिन लोगों ने ये हरकत किया है वो फिर बाद में इसको करने की ज़रूरत करें, लिहाजा उन पर नज़र बनाए रखने के लिए हमने अपनी पूरी एक टीम बना दी। हमारे शुरुआत में मैंने आपको दिल्ली के जो लैंडफिल्स हैं जहां पे कचरा रखा जाता है उसके आसपास के पानी की स्थिति के कुछ ग्राफिक बताए थे, कुछ नमूने बताए थे। हम वो रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, कुछ टेक्निकल वजह से वो रिपोर्ट आप तक नहीं पहुंचा पाए थे। इस खबर को आपको, अलीगढ़ वाली खबर को पूरी तरीके से दिखा दिया, लेकिन क्योंकि वो खबर जरूरी है, वहां पर लोग जो रहते हैं वो भी दिल्ली के वोटर हैं, उनकी जान भी उतनी जरूरी है जितनी किसी और की। तो आपको वो रिपोर्ट अब दिखाते हैं कि कैसे दिल्ली में जो लैंडफिल साइट है जहां पर कचरा फेंका जाता है उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर साफ पानी के अभाव की वजह से लोगों को कितनी मुश्किलें हो रही हैं। देखिए रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में कचरे का ये पहाड़ गाजीपुर लैंडफिल साइट है। पहाड़ ऊंचा होता जा रहा है और आसपास रहने वाले बदबू भरी हवा में रहने को मजबूर हैं। जमीन के ऊपर का हाल तो आसानी से दिख रहा है, लेकिन जमीन के नीचे भी इस कचरे के पहाड़ का बुरा असर दिखने लगा है। टिप टिप कर कचरे का पानी जमीन के अंदर जाता है, जिससे आसपास के इलाके का पानी पीने लायक नहीं बचा है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की हालिया रिपोर्ट ने बताया है कि कैसे गाजीपुर लैंडफिल साइट के आसपास का पानी पीने लायक नहीं है। टीडीएस, क्लोरीन और हार्डनेस उस सीमा से भी कई गुना ज्यादा है जो पीने लायक पानी में होनी चाहिए। ये रिपोर्ट बताती है कि राजधानी के इस इलाके में लोग साफ हवा और साफ पानी को तरस रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ने ग्राउंड वाटर का हाल जानने के लिए जमीनी पड़ताल करने का फैसला किया और निकल पड़े गाजीपुर लैंडफिल साइट के आसपास के पानी का सैंपल लेने, ताकि उसकी गुणवत्ता को परख सके। हमने ऐसी जगह चुनी जहां से दिन भर में सैकड़ों लोग पानी पीते हैं। वो पानी की गुणवत्ता क्या है और वो पानी उनके कितने उपयोग के लायक है, यानी कि उस पानी में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, जो पाई जा रही है वो उनके पीने योग्य है या फिर वो पानी जहरीला है जो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। हमारी टीम का पहला पड़ाव था गाजीपुर डेयरी फार्म। ये जगह कूड़े के ढेर से पहाड़ में तब्दील हो चुके लैंडफिल साइट के ठीक बगल में है। ग्राउंड वाटर का सैंपल लेने के लिए हमने बोरिंग से निकाले गए पानी का चुनाव किया। टीम ने यहाँ से सैंपल लिया। देखने में तो पानी साफ लग रहा है, लेकिन नतीजा लैब में पता चलेगा। क्या लग रहा है? फिलहाल में देख रहे हैं तो साफ लग रहा है, बाकी माइक्रोबायोलॉजिकल जो कंटामिनेशन होता है हमारा, वो ऐसे हम विजिबली नहीं देख सकते उसको। वो टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा हमें कि इसमें कितना माइक्रोबायोलॉजिकल लोड है, हमारा पीने लायक है भी या नहीं है। वो सब टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद हम पहुंचे अगले पड़ाव पर, मछली मंडी में। सैंपल लेने के पहले हमने एक शख्स से पूछा कि क्या वो सीधे जमीन से निकाले गए पानी को पीते हैं, तो देखिए उन्होंने क्या कहा। इसे पीते तो नहीं, हम लोग थोड़ा यूज कर लेते हैं काम में, बर्तन वर्तन धोने में या किसी काम में इस्तेमाल कर लेते हैं, और पीने का पानी हम लोग सप्लाई का पानी यूज करते हैं। ये वाला आप क्यों नहीं पीते हैं, ये जमीन वाला? इसलिए नहीं पीते कि थोड़ा हल्का सा अजीब टाइप लगता है, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते हैं। अजीब टाइप का मतलब कैसा टेस्ट लगता है, कुछ बताएंगे? खराबपन, हल्कापन, हल्का खराबपन लगता है, इसीलिए हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। मछली मंडी में हमने जमीन से सीधे निकाले गए पानी का सैंपल लिया। आम नजरों से देखने पर यहाँ का पानी भी साफ ही लग रहा था। टीम है पहले यहाँ पर इसको पूरे तरीके से साफ करती है टीम सैंपल कलेक्ट करने से पहले। तो अब देखिए कि किस तरीके से ये साफ किया जा रहा है, ताकि कुछ भी इसमें जो भी कोई भी ऐसा रसायन हो या कोई भी संक्रमण हो वो सैंपल के दौरान ना आए, बल्कि जो पानी है, ओरिजिनल पानी जो जमीन के अंदर से आ रहा है वो पानी आए। मछली मार्केट के पास ही ये प्याऊ है, शुद्ध पीने का पानी। लेकिन ये कितना शुद्ध होगा इसके सैंपल की जांच के बाद पता चलेगा। यहाँ से भी सैंपल ले लिया गया।
यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी है ना कि कैसे पी सकते हैं इस पानी को, तो इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये सैंपल फेल होगा, माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन बहुत होगा इसमें। बाकी रिपोर्ट आने के बाद में हम बता सकते हैं कंफर्म। इसकी पूरी रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे कि इस रिपोर्ट में निकला क्या क्या, क्योंकि ये खबर बहुत ज़रूरी है और आपसे जुड़ी हुई खबर है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता देते हैं, शाम 8 बजे आप पूछ सकते हैं, पब्लिक अपना सवाल सीधे पूछ सकती है। सवाल पब्लिक का में और बड़ा सीधा साधा तरीका है सवाल पूछने का। आप 15 सेकंड का एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और उसे हमें भेज दीजिए 804797471285 पर, और 15 सेकंड का ये सवाल सीधे जो वहां पर हमारे पैनलिस्ट होंगे उनके लिए ये सवाल चला जाएगा। उसका जवाब आपको सीधे कार्यक्रम में 8 बजे मिलेगा। आज का जो सवाल है, सिद्धू को किसका बैकअप, यानी कौन है सिद्धू के पीछे, कैप्टन के नाम पर देश से नफरत, ये आज जो पूरा पूछा जाएगा, ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये रात 8 बजे हमारी एडिटर इन चीफ नाविका कुमार के साथ। तीसरे दिन तीसरा खुलासा।